हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, इन सब पर एक एक करके चर्चा करेंगे। एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। किस देश की संवैधानिक अदालत ने जुलाई 2025 में वहाँ की प्राइम मिनिस्टर पोइतोंग तार्न शिनावात्रा को सस्पेंड कर दिया? इस नाम से आपको समझना है कौन सा देश है ये। इस देश का नाम क्या है? तो थाईलैंड। अभी कुछ वक्त पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना वो गए थे आसियान समिट में, और थाईलैंड में ये समिट हुई थी। और वहाँ प्राइम मिनिस्टर जो वहाँ की हैं वो उन्होंने इसको होस्ट किया था। ठीक है, तो इसलिए वो चर्चा में रही थी कुछ वक्त पहले, और अभी उनको सस्पेंड कर दिया गया है। लेटेस्ट खबर ये है। उन पर आरोप क्या है? आरोप ये है, एक बार मैप के ज़रिए देख लेते हैं। ये हैं वो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर जो कि सस्पेंड हो गई हैं। ठीक है, सस्पेंडेड प्राइम मिनिस्टर कहेंगे। एक बार वहाँ थाईलैंड चलते हैं। प्यारा भारत है अपना, और थाईलैंड जो है ना वो ये यहाँ पर ये वाला देश है। ठीक है, ये है थाईलैंड। और इसके पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो म्यांमार है, लाओस है, इधर कंबोडिया है। ठीक है, तो इसके ये पड़ोसी देश हैं। साथ में ये मलेशिया भी इसका पड़ोसी देश है। ओके, तो यहीं पर इसका जो विवाद है ना वो किससे रहता है? कंबोडिया से रहता है। ये वाला जो कंबोडिया का हिस्सा आप देख रहे हैं, ठीक है, ये है कंबोडिया, ये जो मैंने अभी घेर दिया। ओके, तो कंबोडिया में ही ना इस लोकेशन पे एक जगह है, वहाँ पर विवाद है। और दोनों की सेना, अभी हाल ही की बात है जब आपस में भिड़ गई थी और एक सैनिक की मौत हो गई थी। ओके, और थाईलैंड में सेना का काफ़ी प्रभाव भी है, कंबोडिया में भी सेना का काफ़ी प्रभाव है। तो थाईलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने ना वो कंबोडिया के जो लीडर हैं वहाँ की, तो उनसे बातचीत कर ली थी। और उनको अंकल बोल दिया था। ठीक है, कंबोडिया के जो लीडर हुन सेन, उनको हुन सेन के जो बेटे हैं ना वो वहाँ के सत्ता के प्रमुख हैं इस वक्त कंबोडिया में। लेकिन प्रभाव हुन सेन का है कंबोडिया में। ठीक है, तो इन्होंने बातचीत की थी। सोचा था कि हम ऐसा करते हैं कि बातचीत करके और पूरे मामले को सुलह करते हैं। तो उन्होंने अंकल बोला था, और अपने ही थाई सेना के जो कमांडर है उनकी आलोचना की थी। ओके, तो ये बात तो अंदर अंदर थी। लेकिन फिर क्या हुआ ना, कंबोडिया का जो लीडर है ना हुन सेन, उसने इस बात को लीक कर दिया अपनी वाहवाही में कि देखो हम दूसरे देश जो है ना वह की प्राइम मिनिस्टर हमसे गिड़गिड़ा रही हैं इस तरीके से। और फिर मामला काफ़ी बढ़ गया और देश में गुस्सा फैल गया थाईलैंड में इनके खिलाफ। और फिर कोर्ट ने इस पूरे मामले की को अपने हाथ में लिया और कहा कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी, और अगर दोषी पाई गई तो हमेशा के लिए उनको पद से हटाया जा सकता है। लेकिन अभी वो सस्पेंडेड प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर तो हैं लेकिन वो सस्पेंडेड है। तो वहाँ पर कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है फुमथम वे चाई, ये नाम है उनको। ठीक है, तो ये पूरा पूरा मामला है जो कि आपने समझा। और ये दोनों देशों की सीमा साझा होती है और काफ़ी तनाव रहता है दोनों के बीच में। 118 साल पुराना ये तनाव है, विवाद है। ओके, और आप देखिए कि 1907 में ये इस दोनों देशों के बीच में सीमा खींची गई थी। तब कंबोडिया जो ना फ्रांस के अधीन था। थाईलैंड ने हमेशा इसका विरोध किया था, जो रेखा खींची गई थी उसका। और उसमें एक मंदिर है, बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है, प्री विहियर नाम का, और उसको लेकर काफ़ी विवाद रहा। फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला पहुंचा। फिर वो मंदिर जो है ना कंबोडिया को मिल गया, लेकिन उसके आसपास की जो ज़मीन है ना उस पर दावा थाईलैंड का भी रहता है, और उसी को लेकर ये टशन रहती है दोनों देशों की सेनाओं के बीच में। तो ये पूरा का पूरा मामला है इस वक्त का। ठीक है, थाईलैंड क्या है, वहाँ पर संवैधानिक राजशाही है, और उसके जो राजा हैं, किंग हैं, वो हैं वजिरालोंगकोर्न राम 10वें। ठीक है, नाम जो है ना उसमें राम लगा हुआ है। वैसे तो थाईलैंड जो है एक बौद्ध बहुल देश है, और उसके जो राजा हैं वो भी बौद्ध धर्म मानते हैं। लेकिन उनके जो चक्री वंश है ना उनमें नाम में के आगे राम और साथ में नंबर, जैसे अभी
10th हैं, राम 10वें। तो इस तरीके से नाम रखने की परंपरा रही है। ये राम जो है ना वो हिंदू धर्म से ही प्रभावित है, राजा राम को लेकर ये प्रभावित है। ठीक है, तो सस्पेंडेड जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम क्या है? नाम है पोइतोंग तार्न शिनावात्रा। ठीक है, अगस्त पिछले साल ही 2024 में प्राइम मिनिस्टर बनी थी। और यहाँ की मुद्रा क्या है? थाई बहत, भाषा थाई बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन ने फुटबॉल फॉर स्कूल यानी F4S के तहत 9.6 लाख फुटबॉल उपलब्ध कराए हैं भारत सरकार को, जिसे केंद्र सरकार बच्चों को बांट रही है? आंसर क्या होगा? फीफा। ठीक है, क्या होगा आंसर? फीफा। और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप मेरे बगल में। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, तो उन्होंने अलग अलग जगहों पर फुटबॉल बांटते हैं स्कूलों में। और ये कोलकाता में वहाँ जो PM श्री केंद्रीय विद्यालय है वहाँ पर फोर्ट विलियम में ये फुटबॉल बांटे गए हैं। और ये जो है फीफा की ओर से दिया गया है कितना? 9.6 लाख फुटबॉल। ये क्यों फीफा बांट रहा है? तो फीफा का उद्देश्य यही है कि इसके ज़रिए फुटबॉल के प्रति ना रुचि और ज़्यादा बढ़े। और ये जो स्कूली बच्चे हैं ये जब आगे बढ़ेंगे तो फिर फुटबॉल की जो लोकप्रियता है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। पहले से लोकप्रिय है लेकिन और ज़्यादा बढ़ेगी। इसके लिए फीफा जो है ना वो पूरी दुनिया में स्कूलों में फुटबॉल बांटने का काम कर रहा है। और भारत में 9.8 लाख फुटबॉल ये बांटे जा रहे हैं। और फीफा ये जो काम है वो यूनेस्को के सहयोग से कर रहा है। 2023 में ही यूनेस्को ने शुरू किया था। उद्देश्य वही है कि फुटबॉल को के ज़रिए जो लाइफ स्किल्स हैं उसको सिखाना और खेलों को एजुकेशन में प्रभावी प्रणाली बनाना। ठीक है, स्कूली शिक्षा में फुटबॉल एक इम्पॉर्टेंट रोल रहे वो करना। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट ये बात है। हालांकि भारत में 2023 में इसको लॉन्च किया गया था इस अभियान को, लेकिन एक्चुअली अब जो है ना बड़े पैमाने पर ये फुटबॉल आए हैं और अब बांटा जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश में निर्मित स्टेल्थ युद्धपोत INS तमाल जुलाई 2025 में इंडियन नेवी में शामिल हुआ है? आंसर होगा रूस। रशिया में बना है ये। और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप। एक और बात है, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये लास्ट इम्पोर्टेड वॉरशिप है, यानी ये आखिरी आयातित वॉरशिप है। इसके बाद कोई भी वॉरशिप आयात नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये कि इम्पॉर्टेंट ये भी बात है कि अब इसमें सवाल इस तरीके से भी हो सकता है कि उस युद्धपोत का नाम बताएं जो इंडियन नेवी में शामिल हुआ और आखिरी आयातित युद्धपोत है, आखिरी यानी लास्ट इम्पोर्टेंट वॉरशिप है। तो नाम आपको रखना है INS तमाल। ठीक है, और ये रहा फोटोग्राफ इसका। अब तक का सबसे घातक वॉरशिप माना जा रहा है। ठीक है, विदेशी ज़मीन पर यानी रूस में बनाया गया है। रूस के कालिनिनग्राद शहर है, वहाँ पर उसका निर्माण किया गया। ठीक है, तो इसको इंडियन नेवी में शामिल कर लिया गया है। और ये जो वीडियो है वो INS तमाल का देख रहे हैं आप। ओके, ये तलवार श्रेणी का ये 8वां फ्रिगेट है। ये किरवाक 3 श्रेणी के फ्रिगेट का उन्नत संस्करण है। और ये रूस के साथ मिलकर इसको बनाया जा रहा है, बनाया गया है इंडियन नेवी के लिए। इसकी जो लंबाई है वो 124.8 मीटर है, चौड़ाई 15.2 मीटर है और अधिकतम स्पीड 30 नॉट्स पर आवर है, यानी लगभग 56 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसमें 250 नाविक होंगे और 26 यानी 26 अधिकारी होंगे। ये जो नाम है ना इसका नाम, ये नाम जो रखा गया ना वो भगवान इंद्र के जो पौराणिक तलवार है उसी के नाम पर रखा गया। ठीक है, INS तमाल। ओके, और इसमें बड़ी ताकत क्या है? ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल जो ज़मीन से समंदर में दूर बैठे लक्ष्यों को कुछ ही सेकंड में तबाह कर सकता है। अब हम कहेंगे कि इस जहाज से दूर के जो लक्ष्य हैं उसको भी तबाह कर सकता है। तो यहाँ पर अब इसमें ये भी तैनात दिया गया है। नई पीढ़ी का वर्टिकल लॉन्च सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें इसमें है। एंटी सबमरीन रॉकेट है, टॉर्पीडो है जो किसी भी पनडुब्बी को उसके खतरे जो हैं उसको उसको खतरों को विनाश कर देगा।
एक इम्पॉर्टेंट ये बात है, ठीक है। तो इसका एक प्रतीक चिन्ह भी है भालू, ठीक है, भालू भी है इसका प्रतीक चिन्ह। तो आईएनएस तलवार की श्रेणी के कुछ ये आप देखिए, जैसे आईएनएस तमाल है, अभी जुलाई में नेवी में शामिल हुआ। आईएनएस तोशील ये दिसंबर में नेवी में शामिल हुआ था। तो ये दोनों जो है ना वो रशिया में बना, लेकिन दो और जो बन रहे आईएनएस त्रिपुट होने वाला है और आईएनएस तवस्या, ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में भारत में ही बनाया जा रहा है। एक इम्पॉर्टेंट ये बात है, ठीक है। तो खास बात क्या है? खास बात ये है कि आखिरी आयातित युद्धपोत है आईएनएस तमाल इंडियन नेवी में शामिल होने वाला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बताऊं कि समर सेल ऑफर चल रहा है, वो अब समाप्त होने वाला है, बस 1-2 दिन की बात और है। प्राइसेस आधे से भी कम है, बम्पर छूट चल रही है, इसका लाभ आप उठा सकते हैं तमाम कोर्सेज में। शार्प लर्निंग ऐप है ना, इसके ज़रिए शार्प लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, गूगल प्ले पर मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। और हाँ, इसका जो पीडीएफ है ना इस वीडियो का, वो आपको इस वीडियो के आखिरी हिस्से में मिलेगा। लास्ट हिस्से में वो पीडीएफ का लिंक आ जाएगा ऑटोमेटिकली मेरे बगल में, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं क्लिक करके, ओके। या फिर आप शार्प लर्निंग ऐप पर चले जाइए, वहाँ पर डेली का पीडीएफ फ्री होता है, ओके। और अगर शानदार ढंग से तैयारी करना चाहते हैं करंट फोर्स की, तो 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है। एक आईएसपीसीएस मेंबरशिप प्लान है जो कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस इन सब के लेवल का है, और दूसरा बेसिक मेंबरशिप प्लान है जो कि एसएससी, इसके अलावा टीचर, रेलवे, पुलिस, इन सब के लेवल का है, अलग अलग राज्यों के लिए। तो महत्वपूर्ण है, इसके ज़रिए क्या मिलता है, पिछले 2 सालों के कंटेंट मिल जाते हैं करंट फोर्स के, और अगले 1 साल तक अपडेट मिलता है, वीडियो, पीडीएफ, टेस्ट, ये सब कुछ होते हैं आपके एग्जामिनेशंस के लिए। और पीडीएफ तो कई तरीके का होता है, जैसे उसमें वीडियो का लिंक भी होता है पीडीएफ में, और वो पीडीएफ वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली होता है। साथ में वो 1 लाइनर एमसीक्यू नोट्स होता है जो मंथली होता है, ईयरली होता है, वो सब, ओके। इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज जैसे एसएससी एमटीएस का बैच शुरू है, बहुत ही मामूली से प्राइस में, तो ये ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको ज्वाइन करना है या किसी और को। एसएससी जीडी ये भी बैच लॉन्च हो चुका है, इसके क्लासेस शुरू होने वाले हैं। एसएससी सीजीएल का वीओडी बैच है, क्योंकि वक्त बहुत कम है एग्जामिनेशन में, तो ये रिकॉर्डेड बैच है, पूरी टीम ने तैयार किया है आपके लिए बहुत ही मामूली से प्राइस में। और 71st बीपीएससी का एग्जामिनेशन बस अब 13 सितंबर को है, अनाउंसमेंट हो चुका है, तो ये बैच चल रहा है। अगर आप उसके एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये ज्वाइन कर सकते हैं। अगले 2 साल तक इसकी वैलिडिटी रहती है, तो तमाम स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा रहे हैं, आप भी उठा सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना आप शार्प लर्निंग ऐप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन होगा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 1 जुलाई को। और थीम क्या है इस बार की? सहकारिता, बेहतर विश्व के लिए समावेशी और टिकाऊ समाधान को आगे बढ़ाना, ठीक है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है, सहकारिता को विकसित करने के लिए, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मॉर्टेलिटी एस्टिमेशन यानी UNIGME की 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत में शून्य खुराक वाले बच्चों की संख्या 2023 में 0.11 से घटकर 2024 में कितनी हो गई? आंसर का 0.06%। ये एक इम्पॉर्टेंट बात रही है, ठीक है। तो ये जो है ना 0 डोज हो गया, ठीक है, 0 डोज वाला यहाँ पर ये है, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, 0 डोज वाले चिल्ड्रन की बात की जा रही है यहाँ पर। 0 डोज का मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ ऐसे बच्चे जिन तक नियमित टीकाकरण की सेवाएं या तो पहुँची नहीं है, या फिर जिनका कभी भी टीकाकरण हुआ ही नहीं है। इनमें डीपीटी जैसे डिप्थीरिया, टिटनेस, पटसेस, तो ये सब जो है ना वो भी शामिल हैं, ठीक है। तो कुछ डेटा है कि भारत में शून्य खुराक, यानी शून्य खुराक को क्या कहेंगे? शून्य का 0 डोज, ठीक है। तो वो वाले जो बच्चे हैं जिनको एक भी टीका नहीं लगा है, वो प्रतिशत घटा है 2023 में 0.11% से घटकर 2024 में 0.06% हो गया है, ओके। महत्वपूर्ण एक और बात है, अच्छा, ये केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ना उसने ये डेटा जारी किया है, ओके। अच्छा, इसमें क्या है कि भारत में जो है ना को 1990 की तुलना में 2024 में
5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की जो मृत्यु दर है उसमें 78% की गिरावट देखी गई है, जो कि वैश्विक औसत जो कि 61% है उससे अधिक है, यानी कुछ बेहतर देखने को मिली है 1990 की तुलना में 2024 में ये डेटा है। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट ये बात रही। और नवजात मृत्यु दर भी, उसमें भी गिरावट देखी गई है। महत्वपूर्ण कुछ तथ्य ये रहे। अब हम कहेंगे कि टीकाकरण से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें क्या क्या भारत सरकार के द्वारा पहल की जा रही है। जैसे शून्य खुराक कार्यान्वयन योजना 2024 है। इसमें क्या है कि जिनको 0 डोज है दिया गया है, मतलब कोई डोज ही नहीं मिला है अब तक, तो उनको ढूंढना, उन बच्चों को टीकाकरण करवाना। मिशन इंद्रधनुष है दूसरा, और वो 2014 से है। 2017 में तेज़ी से किया गया राज्य के सहयोग से। और इसमें में क्या है कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीका लगाया जाता है जो पहले से वंचित हैं या जिनका टीकाकरण कम हुआ है। इसके अलावा पल्स पोलियो अभियान भी चल रहा है राष्ट्रीय स्तर पर। ओके, और 2014 से पोलियो मुक्त की स्थिति बनी हुई है भारत की। इसके अलावा क्या है, बहुस्तरीय कार्यबल है, राज्य सरकार ये सब मिलजुल कर ये काम कर रहे हैं। उसमें कोशिश हो रही है कि नियमित टीकाकरण वो हो जाए। इसके अलावा सूचना, शिक्षा, संचार, इन सब को बढ़ाने में भी इसको लेकर काम किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मैंगो मेनिया 2025 की शुरुआत किस देश में की गई है? आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE। ठीक, ये जो आयोजन है ना वो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत हुआ है, जिसके मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। ठीक है, तो कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण जो है ना एपीडा, उसी ने UAE की राजधानी जो आबू धाबी है वहाँ पर इसका आयोजन किया है, ताकि आम के बारे में मतलब उनकी जो बेहतरीन फसल है, बेहतरीन जो किस्में हैं उसके बारे में दुनिया जान सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो ये दिवस जो है ना वो इनको डेडिकेटेड है। क्या नाम है इनका? तो ये हैं डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, और ये पश्चिम बंगाल के सेकंड चीफ मिनिस्टर थे। इनका जन्म 1 जुलाई 1882 यानी 1882 को हुआ था बिहार में, और मृत्यु जो है ना वो भी, निधन इनका वो 1 जुलाई को ही हुआ था 1962 में। तो ये 14 साल तक पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे और चिकित्सा यानी मेडिकल क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया था। तो उनके दूरदर्शी जो नेतृत्व था और इसके अलावा चिकित्सा में जो उनका योगदान था उसको लेकर ये दिवस मनाया जाता है। 1961 में इनको भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। अगला क्वेश्चन लेंगे, किस देश में जून 2025 में सार्वजनिक जगहों पर हिजाब व अन्य तरीके से चेहरे ढकने पर बैन लगा दिया गया, जिसकी 70% आबादी मुस्लिम है? क्या होगा आंसर इसका? कजाकिस्तान। ओके, कजाकिस्तान, और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। फेस कवरिंग को वहाँ पर बैन कर दिया गया और उसमें हिजाब भी है। तो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं ना, क्या नाम है, कासिम जोमार्ट तोकायेव, तो उन्होंने एक कानून पर सिग्नेचर कर दिया है और उसमें यही कि सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकने वाले कपड़े पर प्रतिबंध लगा दिए गए, जिसमें किसी की पहचान छिपती है। सार्वजनिक जगहों पर ऐसे नहीं रह सकते। ठीक है, वहाँ के राष्ट्रपति ने ये कहा है कि चेहरा ढकने वाले जो कपड़े हैं उसके बजाय राष्ट्रीय कपड़े पहनना बेहतर है, और कहना है कि ये कपड़े वहाँ की संस्कृति को बढ़ाते हैं। ओके, हालांकि कुछ चीज़ों में छूट दी गई, जैसे बीमारी है, ख़राब मौसम है, स्पोर्ट्स है, कुछ खास तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इसमें छूट दी गई है विशेष परिस्थिति को लेकर। अच्छा, यहाँ पर स्कूलों में 2023 से ही बैन लगा हुआ है हिजाब या फिर इस तरह के जो चेहरे ढकने की चीज़ें हैं उसको लेकर। ठीक है, पर मैप के ज़रिए भी हम देख लेते हैं। ठीक है, उस देश को, ये प्यारा भारत है और वो सेंट्रल एशियन देश है। ठीक है, तो उसी में ये जो तमाम देख रहे हैं वो सेंट्रल एशियन देश है, उसी में ये कजाकिस्तान आप देख रहे हैं। ठीक है, ये
इसके आसपास के कई देशों में पहले से ही बैन लगा हुआ है, जैसे किर्गिस्तान है, इसके पास का जो देश है किर्गिस्तान यहाँ वाला, तो वहाँ पर भी नकाब पर रोक लगाई गई थी। उज़्बेकिस्तान में वहाँ भी जो है वो नकाब पर रोक लगा हुआ है और जुर्माना भी है वहाँ पर। अफ्रीकी देश भी है कुछ, ट्यूनीशिया में 2019 में ही सरकारी दफ्तरों में नकाब पर बैन लगा दिया गया था। अल्जीरिया में ऐसा कुछ किया गया था। मिस्र में भी स्कूलों में इस पर रोक है। हिजाब की इजाज़त है बशर्ते चेहरा खुला हुआ हो, ठीक है, स्कूलों में वहाँ पर मिस्र में। तो ये सब चीज़ें हैं। और प्रतिबंध क्यों लगाए जा रहे हैं, तो वजह यही बताई जा रही है कि चेहरा ढकने की वजह से सुरक्षा को खतरा है, क्योंकि इससे चेहरे की पहचान मुश्किल हो जाती है। हालांकि बहुत सारी महिलाएं हैं कजाकिस्तान में जो विरोध कर रही हैं, कह रही हैं कि ये सब व्यक्तिगत आज़ादी पर हमला है, ठीक है। तो कजाकिस्तान की हम लोग बात कर रहे हैं और उसकी राजधानी क्या है, अस्ताना। वहाँ प्राइम मिनिस्टर हैं ओलजस बेक्टेनोव, राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट केमेलुली तोकायेव। आबादी तकरीबन 2 करोड़ के आसपास है। भाषा वहाँ पर लैंग्वेज बोली जाती है कजाक। अब मुद्रा है कजाकिस्तान तेंगे। क्या है, कजाकिस्तान तेंगे। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जुलाई 2025 में किस देश के राष्ट्रपति जॉन महामा ने वहाँ का नेशनल अवार्ड दिया है, सर्वोच्च अवार्ड वहाँ का? आंसर होगा घाना, ठीक है। तो न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, घाना। ये ध्यान रखिएगा, इस राष्ट्रपति की बात हो रही है, जॉन महामा, तो इसलिए ये आंसर घाना हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख रहे हैं 2 जुलाई को वो घाना पहुँचे थे और उनको जो अवार्ड दिया गया है, द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ये सम्मान दिया गया। 21 तोपों की सलामी दी गई उनको, ठीक है। तो और साथ में कुछ MOU भी वहाँ पर साइन किए गए हैं घाना में, ठीक है। तो एक बार पहले मैप के ज़रिए देख लेते हैं घाना कहाँ पर है। प्यारा भारत रहा ये, और घाना जाना है तो अफ्रीका जाना पड़ेगा। ये अफ्रीका देख रहे हैं, और उसी में आप देखेंगे इस तरफ में, इसके उत्तर पश्चिम की ओर जो है ना, ये है एक देश, ये जो है ना वो घाना है, ओके। ये वाला जो देश है वो है घाना, ओके। घाना ये देश है। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है अक्कारा। आबादी करीब 3.25 करोड़ के आसपास है। मुद्रा यहाँ पर चलती है घैनियन सेडी। क्या है? घैनियन सेडी। पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो ये वाला जो देश है ना वो है कोटे डी आइवर। इधर वाला बुर्किना फासो है और ये है टोगो। क्या है? टोगो। तो यहाँ पर ना जो इनको सम्मान दिया गया, साथ में 4 MOU पर भी साइन किए गए हैं। जैसे एक MOU है कि विदेश मंत्रालय लेबर पर ज्वाइंट कमीशन की बैठक की स्थापना करेगा। दूसरा समझौता है पारंपरिक जो चिकित्सा है, अल्टरनेटिव मेडिसिन है, उसके क्षेत्र में दोनों देश जो है एक्सपर्ट की ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तीसरा समझौता है कल्चरल जो एक्टिविटी है वो एक दूसरे देशों में बढ़ाएंगे ताकि पर्यटन को भी बढ़ावा मिले। चौथा समझौता है कि स्टैंडर्ड सेटिंग यानी प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए गुणवत्ता के नियम तय करना ताकि आर्थिक सहयोग जो है ना वो बढ़े। अगला क्वेश्चन, विश्व UFO दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 2 जुलाई को। ठीक है, UFO यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जिसको उड़न तश्तरी भी कहा जाता है। उड़न तश्तरी या UFO को आमतौर पर माना जाता है कि जो दूसरी दुनिया से या कहें अंतरिक्ष में पृथ्वी से बाहर जो कोई जीव है वो आया है उड़न तश्तरी के ज़रिए। हालांकि इसकी बातें तो बहुत हुई हैं लेकिन ठोस वैज्ञानिक आधार इसका मिला नहीं। तो मकसद ये है कि दुनिया भर में जो UFO हैं, एलियंस हैं, उसकी मौजूदगी पर बहस हो, सार्वजनिक तौर पर रिसर्च किए जाए। अगर सरकारें कुछ छिपा रही हैं तो वो सामने लाया जाए। ठीक है, बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी चीज़ें कि UFO है, लेकिन एक्चुअल में उसको कभी भी सामने नहीं लाया गया, या कहें वो ऐसा कुछ है ही नहीं, ये भी हो सकता है। ठीक है, इसमें अमेरिका का जो एरिया 51 है वो भी काफ़ी चर्चित है, और मतलब
यूएफओ वहाँ पर हो सकता है, कुछ ऐसी चर्चाएं रहती हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है सरकार कहती नहीं है अमेरिका की। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जुलाई 2025 में किस देश की प्राइम मिनिस्टर कमला प्रसाद बिसेसर ने वहाँ का नेशनल अवार्ड दिया है। अब ये मैंने कहा था ना कि नाम आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये नाम, ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं? तो ये है त्रिनिदाद और टोबैगो। क्या है? त्रिनिदाद और टोबैगो, भारतीय मूल की हैं कमला प्रसाद बिसेसर। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से सम्मानित किया। वैश्विक नेतृत्व और जो कोविड-19 के दौरान जो मानवीय प्रयास किए भारत के द्वारा, जो पहुंचाया गया वहाँ पर टीके, उसको लेकर भी, ठीक है। तो त्रिनिदाद और टोबैगो जो है ना, ये कहाँ पर है? चलिए मैं बता दूं आपको। ये जो देश है ना, वो है कैरेबियन कंट्री है। उत्तरी और दक्षिणी जो अमेरिका है ना, उसके बीच के जो कैरेबियन सी है, उसी के आसपास का जो देश है वो कैरेबियन कंट्री कहा जाता है। उनमें से एक देश है त्रिनिदाद और टोबैगो। उसकी राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। राष्ट्रपति वहाँ के हैं क्रिस्टीन कंगालू और प्राइम मिनिस्टर हैं कमला प्रसाद बिसेसर। मुद्रा यहाँ पर चलती है त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर। आबादी मात्र 15 लाख के आसपास। अगला क्वेश्चन, विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? तो है 2 जुलाई को। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन के द्वारा इसको घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, सी फ्लड प्रणाली क्या है जिसका उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने किया? इसका आंसर होगा एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली, यानी यूनिफाइड फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम। ये वेब बेस्ड है, ऐप भी कह सकते हैं। तो ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने जुलाई में ही ये इसको लॉन्च किया है सिस्टम को, और ये है कि बाढ़ का पूर्वानुमान ही लग जाए, मतलब बाढ़ आने वाली है उससे पहले ये पता चल जाए। जैसे अभी क्या है ना, जैसे तूफान आता है तो पहले ही पता चल जाता है ना सैटेलाइट के ज़रिए, तो वहाँ से लोगों को हटा लिया जाता है। तो इसलिए मोर्टेलिटी जो है, यानी मृत्यु जो होती है वो बहुत कम होती है। ओके, तो नुकसान भी कम होता है। यही अगर आप 25 साल पहले की तुलना करेंगे तो तकनीक के अभाव में उस समय पता ही नहीं चलता था। तो ऐसी कुछ कोशिश फ्लड में भी की जा रही है, यानी बाढ़ में भी की जा रही है, ताकि पहले ही पता चल जाए, गाँव को बता दिया जाए कि बाढ़ आने वाली है और इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी जाए। इतने देर में बाढ़ आएगी, ये होगा। किसने इसको विकसित किया है? CDAC पुणे ने किया है, CWC ने किया है, यानी सेंट्रल वाटर कमीशन ने, और इसके अलावा NRSC नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये जो किया गया। और ये पहल राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन का एक हिस्सा है। इसमें सुपर कंप्यूटर का भी योगदान होगा। ओके, तो ये ग्रामीण इलाकों को, शहरों को, ये सब बता दीजिएगा। और फिलहाल जो है ना वो महानदी, गोदावरी और तापिन बेसी है, उसको कवर किया गया है, और इसका बाद में फिर और भी जोड़े जाएंगे ताकि बाढ़ की स्थिति होने से पहले ही पता चल जाए और नुकसान कम हो। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा पड़ोसी देश जुलाई 2025 महीने के लिए, एक महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC का अध्यक्ष बना है? आंसर का पाकिस्तान। हालांकि उसे जो अध्यक्षता मिली है वोटिंग के जरिए नहीं मिली, बल्कि रोटेशन के जरिए मिली है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 10 अस्थायी होते हैं और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो अस्थायी 2 साल के लिए होते हैं, लेकिन जो क्या है ना, अध्यक्षता जो मिलती है वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में मिलती है, तो 1 महीने की मिलती है अलग अलग देशों को। तो पाकिस्तान को जुलाई महीने के लिए मिला है, ठीक है। ये तो अध्यक्ष बन गया बाय रोटेशन, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि जनवरी 2025 से उसका कार्यकाल शुरू हुआ है और उसके लिए वोटिंग हुई थी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि वोटिंग के दौरान 193 में से 182 वोट मिले थे उसे, पाकिस्तान को। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा समर्थन मिला था, और जिसकी वजह से वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंटर कर पाया था। 2 साल की अस्थायी सदस्यता मिली थी, और अब वो अध्यक्ष भी बना है 1 महीने के लिए बस। भारत भी पहले अध्यक्ष रह चुका है,
पिछली बार भारत का जो टर्म था 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक का, तो उस दौरान 2 महीने यानी अगस्त 2021 में और दिसंबर 2022 में भारत ने अध्यक्षता की थी यूएनएससी की। ओके, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। और हाँ, पीडीएफ जो है ना वो मेरे बगल में लिंक आ चुका है, आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं आज का। ओके, और ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। शार्प लर्निंग ऐप है, गूगल प्ले पर मिल जाएगा और वहाँ का डेली का फ्री है करंट अफेयर्स, और आप चाहे तो मेंबरशिप प्लान या कोई कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। ओके, बाय।